मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम प्यार से बापू या फिर महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बचपन में देखो, जब हमें महात्मा गांधी के बारे में मालूम नहीं था, हम लोग जब कभी भी इनका नाम सुनते थे ना, तो हमारे माँ बाप सीधा नोट पकड़ा देते थे, देख लो भाई कैसे है महात्मा गांधी, देखो ये हमारे महात्मा गांधी है, जिनको हम भारत के राष्ट्रपिता बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते थे अल्लाह, सर पे तो बाल ही नहीं है इनके, ये तो गंजू है, इस टाइप से हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा होता था। ठीक है, फिर हम लोगों ने महात्मा गांधी के बारे में जाना, पढ़ा उनके बारे में, फिर हमें पता लगा कि हाँ यार, महात्मा गांधी में दम था, दमदार व्यक्ति थे, वही इनको भारत का राष्ट्रपिता नहीं कहा जाता। ठीक है, जो लोग ऐसी बातें बनाते हैं, अभी भी बहुत सारे जो दोस्त वगैरह जिनको पता नहीं है कुछ भी, तो ऐसे ही बोलते हैं वो लोग भी। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी में सही में भाई एक विशेष प्रकार का पावर था। ठीक है, देखिए हर देश में क्या है ना, हर देश के राष्ट्र निर्माण में किसी न किसी व्यक्ति को जोड़ के देखा जाता है, किसी एक व्यक्ति को जोड़ के देखा जाता है। जैसे हम इटली के निर्माण की बात करें तो इसमें गैरिबॉल्डी का योगदान रहा। ठीक है, हम यहाँ पे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में जिस व्यक्ति का योगदान रहा वो जॉर्ज वॉशिंगटन थे। ठीक है, हम वियतनाम को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने की अगर बात करें तो वहाँ पे हो ची मिन का नाम आ जाता है। वैसे ही महात्मा गांधी का भारत में नाम लिया जाता है, जिन्होंने भारत की आज़ादी में विशेष भूमिका निभाया था। ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से महात्मा गांधी के ऊपर रहने वाला है। अब जो लोग भी भाई महात्मा गांधी को महत्व नहीं देते हैं, या फिर जो महात्मा गांधी को ऐसे हल्के में लेते हैं, उनको मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, ताकि वो भी थोड़ा सा महात्मा गांधी को महत्व देना स्टार्ट करें। अब देखिए, हम यहाँ पे नमक सत्याग्रह की एक स्टोरी को समझते हैं। नमक सत्याग्रह जब चलाया गया था 1930 में, आपको पता है कि अंग्रेजों ने भाई नमक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा रखा था, जिसके कारण बहुत महंगे दाम पे लोगों को नमक मिलता था। तो जब 1930 में नमक सत्याग्रह चलाया गया, तो उस समय महात्मा गांधी जब साबरमती आश्रम से चलना स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो साबरमती आश्रम से जब चलना स्टार्ट किए, कुछ साथियों के साथ चलना स्टार्ट किए थे। अमेरिका की एक पत्रिका थी जिसका नाम था टाइम। ठीक है, टाइम्स नामक पत्रिका ने महात्मा गांधी का मजाक बनाया। उनको हंसी आती थी भाई, महात्मा गांधी की कद काठी को देखकर वो हंसते थे, मजाक बनाते थे। ठीक है, उनको विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि वो महात्मा गांधी इस यात्रा को पूरा कर पाएंगे, बल्कि महात्मा गांधी दूसरे दिन ही चक्कर खा के गिर गए थे, पैदल चलते चलते चक्कर खा के गिर गए। ठीक है, लेकिन अगले हफ्ते ही उनके साथ हजारों की संख्या में गरीब लोग, किसान, मजदूर जिस गांव से जाते थे वहां से सब लोग महात्मा गांधी के पीछे पीछे चलने लग रहे थे। तो कुछ तो बात थी ना भाई, जब भी तो लोग उनके पीछे आ रहे थे। ऐसे ही आपके पीछे कितने लोग चल रहे हैं, बताओ ना, आपके अंदर क्या योग्यता है, बताओ आपके साथ कितने लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी के साथ बहुत सारे लोग चलना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारे लोग, और आखिरकार ये जो नमक सत्याग्रह सफल भी होता है। ठीक है, जो वीडियो है इंट्रोडक्शन वीडियो है, ये हम महात्मा गांधी के बारे में, उनके पूरे जीवन परिचय को हम समझने वाले हैं, ताकि ये चैप्टर आप लोगों के लिए मज़ेदार हो जाए भैया। कुछ भी समझने में कोई दिक्कत ही ना हो तुम्हारे को। तो बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए भाई, मेरे को बस यही चाहिए कि तुम लोग इस वीडियो को रॉकेट की तरह उड़ा दो। इतना शेयर करो कि भाई रॉकेट की तरह से बिल्कुल व्यूज़ आने लग जाए। जैसे रॉकेट ऊपर शाया करके उड़ता है ना, वैसे शायद ना व्यूज़ आए इस पर। ठीक है, भर के व्यूज़ आने चाहिए भाई। तो शेयर करो, लाइक करो, दबा के लाइक करो, और वीडियो को पूरा देख के जाना भैया। तो चलिए अब आगे इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869। कहाँ पे भैया, कहाँ पे जन्म हुआ? तो भैया पोरबंदर में हुआ। अब भैया पोरबंदर कहाँ है? तो गुजरात में। ठीक है, अब देखिए इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता थी पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। ठीक है, वैसे इनकी जो शादी है वो 1883 में हुई थी कस्तूरबा गांधी के साथ। शिक्षा की बात करें, देखिए भैया, इन्होंने जो शुरू में अपनी जो प्राथमिक शिक्षा है वो अपने यहाँ से ही पोरबंदर से ही प्राप्त किया था, और उसके बाद अल्फ्रेड जो हाई स्कूल है, ठीक है, वहाँ से इन्होंने क्या किया, जो राजकोट में, वहाँ से अपनी आगे की पढ़ाई की थी। हाई स्कूल जो है वहाँ से पढ़ाई की, और बाकी जो वकालत की पढ़ाई करने के लिए वो चले गए लंदन। अब वकालत की पढ़ाई तो करके आ गए थे, है ना, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रहा था भारत में इनको, तो नौकरी करने के लिए चले गए वो दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका कब गए? दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में। अब देखो यहाँ पे क्या जरूरत थी महात्मा गांधी को इस आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने की, क्या जरूरत थी? तो यार दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ एक घटना घटी थी। दक्षिण अफ्रीका ने ही वास्तव में महात्मा गांधी को महान बनाया, वो दक्षिण अफ्रीका ने ही बनाया है, दक्षिण अफ्रीका में ही वो महान बने। एक स्टोरी है, महात्मा गांधी जब कहीं जा रहे थे, मेरे को जगह का नाम मालूम नहीं है, लेकिन वो ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। ठीक है, ट्रेन में जो फर्स्ट क्लास की बोगी की जो टिकट है वो उनके पास थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में उस समय रंग भेद चलता था, क्योंकि वहाँ पे भी ब्रिटेन का ही कब्जा था। तो रंग भेद के कारण महात्मा गांधी भी भाई एशियन मूल के थे, है ना, रंग भेद होता था। महात्मा गांधी को भाई लात मार के निकाल दिया था एक ब्रिटिश सिपाही ने। ठीक है,
तो उसी समय महात्मा गांधी ने शपथ लिया था कि अंग्रेजों, तुमने ना मेरे को इस ट्रेन के बोगी से निकाला है, एक दिन मैं तुम लोगों को अपने देश से निकालूंगा। ऐसा शपथ लिया महात्मा गांधी। और सबसे पहले वैसे सत्याग्रह जो है, उनके जो सत्याग्रह सबसे मेन हथियार था वो दक्षिण अफ्रीका में ही चलाया था, रंग भेद के खिलाफ। ठीक है, अब देखिए, अब भारत में आने की हम कहानी को समझते हैं। महात्मा गांधी जो है वो भारत कब आए, तो 1915 में भारत वापिस आ गए थे। और इनके जो गुरु थे, गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले से महात्मा गांधी मिलते हैं, गुरु जी को प्रणाम किया उन्होंने। महात्मा गांधी को गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला कि भैया देख, अगर तू भारत को सही में आज़ादी दिलाना चाहता है तो भाई तेरे को क्या करना होगा, भारत के बारे में जानना होगा, भारत के लोगों की समस्या को जानना होगा कि मेन प्रॉब्लम है क्या भारत के लोगों की। तो महात्मा गांधी ने बोला, गुरु जी ठीक है, मैं जाता हूँ, भारत का दौरा करता हूँ। तो 1 साल तक उन्होंने क्या किया, गुरु जी की बात को माना और भारत का दौरा किया, भारत के लोगों की समस्या को जाना, है ना, उनके समस्या के समाधान कैसे किया जाएगा उसके बारे में भी उन्होंने सोचा, बहुत कुछ मतलब रिसर्च किया 1 साल तक भारत के बारे में, वो समाज के बारे में, जाति के बारे में, है ना, ये सारी चीज़ें उन्होंने जानी। उसके बाद इनकी जो महत्वपूर्ण उपस्थिति लोगों के सामने होती है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उद्घाटन समारोह में होती है, जो कि 1916 में होती है, अगले साल ही 15 के बाद यानी कि 16 में सबसे महत्वपूर्ण उपस्थिति इनकी पहली भारत में जो थी वो यहीं पे थी। अब इसके कुछ साल बाद ही क्या होता है भैया, बिहार से कुछ किसान आते हैं। किसान महात्मा गांधी को बोलते हैं, बिहार के किसान थे। तो महात्मा गांधी को बोला, महात्मा गांधी हमरा से ये लोग जो अंग्रेज लोग है वो जबरदस्ती नील के खेती करवा रहे बा, कुछ करी। महात्मा गांधी ने बोला ठीक है, देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, चंपारण सत्याग्रह चलाया। अब चंपारण सत्याग्रह 1917 में चलाया था। अब कर्मबाजी में सारा डेट आपको बता रही है, डेट आपको पता होना चाहिए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह चलाया गया, जो कि नील की खेती जो अंग्रेज जबरदस्ती किसानों से करवा रहे थे उसके खिलाफ चलाया गया था। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ, अहमदाबाद सत्याग्रह, ये दोनों 1918 में हुआ। ये गुजरात में ही है, खेड़ा और अहमदाबाद दोनों गुजरात में ही है। जो खेड़ा सत्याग्रह है उसके मेन कारण ये था कि जो किसानों का फसल चौपट हो गया था तो लगान माफ करवाने के लिए खेड़ा सत्याग्रह चलाया गया। अहमदाबाद सत्याग्रह किस लिए चलाया गया था, तो मिल मजदूर जो थे ना, कपड़े के मिल में जो काम करते थे, उनके लिए बेहतर स्थिति की मांग महात्मा गांधी ने अहमदाबाद सत्याग्रह के माध्यम से की थी। तो अभी तक हमने जैसे चंपारण सत्याग्रह समझा, या फिर हमने खेड़ा या फिर अहमदाबाद सत्याग्रह की हम बात कर रहे हैं, ये सब क्षेत्रीय आंदोलन थे, किसी एक विशेष क्षेत्र के लिए चलाए गए थे। लेकिन अब 1920 की हम बात करेंगे। 1920 में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया, जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बारे में डिटेल वीडियो बनाई जाएगी, चैप्टर में बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है, ठीक है, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन 1922 में इसको वापस भी ले लिया जाता है, चौरी चौरा हत्याकांड होता है, अग्निकांड जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद इस आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला डेट रहेगा आपका 1930, जो कि महत्वपूर्ण डेट है महात्मा गांधी को लेकर। महात्मा गांधी ने इस समय क्या किया, नमक सत्याग्रह चलाया था, ठीक है। नमक सत्याग्रह के बारे में डिटेल वीडियो बनाई जाएगी, चैप्टर में बता रखा है, सारा कुछ चैप्टर में आपको मिलेगा। जब चैप्टर की वीडियो आएगी, प्रॉपर वीडियो आएगी, तब आपको सारा कुछ मिलेगा उसमें। और नमक सत्याग्रह के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत होती है, ठीक है। नमक सत्याग्रह के बाद अगला डेट आपका 1931 का रहेगा, जब गांधी इरविन समझौता होता है। इरविन उस समय हमारे देश के गवर्नर जनरल या वायसराय हम बोल सकते हैं, वो थे। 1971 में गांधी इरविन समझौता होता है, और इसी समय दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी होता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन का भी यही डेट है, जो कि आपके चैप्टर में है, आगे बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगला आंदोलन जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस आंदोलन रहा महात्मा गांधी का, जिसको हम भारत छोड़ो आंदोलन बोलते हैं, जिसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया, जो कि 1942 में चलाया गया था। उसके बारे में भी बताया जाएगा आपको चैप्टर में। और आखिरकार आपको पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है, जिसमें महात्मा गांधी का एक विशेष योगदान रहा, है ना। अपने काफ़ी लंबे समय से उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, आज़ादी भी मिल गई 15 अगस्त को भारत को। लेकिन 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। अब किसने की हत्या भाई, नाम भी तो आपको पता होना चाहिए। तो नाम है नाथूराम गोडसे, ठीक है। नाथूराम गोडसे ने क्या किया था, बेरेटा पिस्तल था, उस पिस्तल से उनकी हत्या की थी, और 3 गोली उनके छाती में उतार दी थी। 3 गोली मारा और महात्मा गांधी को हमेशा के लिए सुला दिया। तो इस तरीके से एक महान व्यक्ति की जो कहानी है वो खत्म हो जाता है, जिसने अपना एक पूरा जीवन भारत के आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया, है ना। लोगों को, किसानों को, आम नागरिक को, मजदूरों को, सबको संगठित किया, जाति व्यवस्था को भी खत्म करने की कोशिश की। तो इस तरीके से नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करके उनकी कहानी खत्म कर दी, ठीक है।
तो वैसे महात्मा गांधी जब हमारे देश का विभाजन हुआ था, विभाजन के समय महात्मा गांधी अनेक जगह पर जा रहे थे, दंगे हो रहे थे, दंगे फसाद हो रहे थे। वैसे नाथूराम गोडसे ने मारा क्यों महात्मा गांधी को, एक सवाल आपके मन में हमेशा रहता है। तो देखिए जवाब सिंपल सा मैं आपको देना चाहूँगा। जब भारत का विभाजन हुआ था तो महात्मा गांधी अनेक जगह पर जा रहे थे, और जैसे भारत में अनेक जगह दौरा कर रहे थे, और वहाँ पे जाके वो आग्रह करते थे हिंदुओं से कि वो मुसलमानों को ना मारे। जैसे कि महात्मा गांधी कलकत्ता गए, कलकत्ता में उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वो क्या करें, मुसलमानों को ना मारे, है ना। वो दिल्ली आए, दिल्ली में भी यही आग्रह कर रहे थे लोगों से कि भाई वो मुसलमानों पर हमला ना करे, है ना, उनको ना मारे। लेकिन नाथूराम गोडसे एक कट्टर हिंदू था, आरएसएस का भी था, आरएसएस से जुड़ा हुआ था। तो नाथूराम गोडसे का मानना ये था कि महात्मा गांधी को पाकिस्तान में जाना चाहिए और पाकिस्तान जाके हमारे हिंदू भाइयों को बचाना चाहिए, जो कि महात्मा गांधी नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो इस कारण नाथूराम गोडसे ने ये दलील एक तरीके से दी थी नाथूराम गोडसे ने, और नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। को महात्मा गांधी का जो पूरा जीवन है, उनका जो जीवन का पूरा इतिहास है वो समझा चुका हूँ, मतलब जीवन परिचय आपको दे चुका हूँ। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम हमारे चैप्टर के अंदर के जो टॉपिक है उसकी हम बात करेंगे, जिसमें स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता, एनसीईआरटी बुक में फर्स्ट टॉपिक है। उसके बाद हम असहयोग आंदोलन की भी बात करने वाले हैं। तो देखिए 8 नंबर पे भाई इस क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आता रहता है। आप अगर सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे तो 8 नंबर में क्वेश्चन हर साल लगभग महात्मा गांधी वाले चैप्टर से आता ही है। 3 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है, और मैप में भी क्वेश्चन 2-3 मैप में भी लोकेशन आपका इस चैप्टर से आ जाता है। तो चैप्टर कुल मिला के लगभग 13 से लेकर 15 नंबर के बीच में आ सकता है इस चैप्टर से क्वेश्चन आपके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। आपको जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, और ये 1915 में भारत आए थे विदेश से, है ना, मातृभूमि लौटे थे। काफ़ी 2 दशक तक उन्होंने विदेश में समय बिताया, उसमें से ज़्यादातर समय जो है दक्षिण अफ्रीका में बिताया था। वकालत करने गए थे, है ना, वकील के रूप में गए थे वहाँ पे, लेकिन भारतीय समुदाय के एक प्रमुख नेता के रूप में उभर गए थे, क्योंकि उनके साथ भेदभाव वहाँ पे हो रहा था। और भी जो भारतीय लोग थे, एशियन मुल्क के लोग थे, है ना, या जो काले लोग थे, उनके साथ वहाँ पे भेदभाव होता था। तो वहाँ पे धीरे धीरे वो काफ़ी फेमस नेता बने। और एक इतिहासकार है जिनका नाम है चंद्रन देवनेसन। उनके अनुसार दक्षिण अफ्रीका ने ही महात्मा गांधी को महान बनाया, क्योंकि महात्मा गांधी ने अपना जो सत्याग्रह का जो मेन हथियार था उसका इस्तेमाल सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। आ रही बात समझ में आपको? सत्याग्रह मतलब क्या? सत्य के लिए आग्रह करना। अगर आपका लक्ष्य बिल्कुल मतलब सच्चाई पर आधारित है तो आप उसको पालेंगे। ठीक है, और इसमें क्या था कि किसी सत्याग्रह में किसी भी सरकार के खिलाफ कुछ भी करते थे तो अहिंसात्मक तरीके से करते थे, इसमें हिंसा नहीं होता था। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो भेदभाव होता था धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, उन सभी चीज़ों का विरोध उन्होंने किया, है ना। उन सब चीज़ों के खिलाफ उन्होंने एक अभियान चलाया, एक तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं। तो वहाँ पे फेमस नेता के रूप में उभरे। उसके बाद जब 15 में वापस आए, जब महात्मा गांधी 15 में वापस आए तो भारत बहुत कुछ बदला हुआ था। जब वो 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका गए थे और 15 में जब वापस आए तो काफ़ी कुछ यहाँ पे बदल चुका था। यहाँ पे भारत वैसे गुलाम ही था, किसका? अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि भारत राजनीतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुका था। ठीक है, भारत में कांग्रेस की अनेक शाखाएं खोली जा रही थी अलग अलग जगह पे। इस समय भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा था। स्वदेशी आंदोलन में क्या है कि भाई हमारे देसी वस्तुओं का इस्तेमाल क्यों महत्व दिया गया, विदेशी वस्तुओं का त्याग, है ना। ये स्वदेशी आंदोलन है, जिसमें हम 3 नेताओं की हम बात करें, जैसे कि महाराष्ट्र के आपके बाल गंगाधर तिलक थे, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल थे, पंजाब से लाला लाजपत राय, है ना। इन तीनों को हम लाल, बाल और पाल के रूप में जानते थे। तो ये सभी नेता क्या थे? लड़ाकू विरोध का समर्थन करते थे, मतलब कि हम लड़के क्या कर सकते हैं, आज़ादी छीन सकते हैं, ऐसा मानते थे। दूसरी तरफ कुछ उदारवादी नेता थे, जैसे कि हम एक तरीके से महात्मा गांधी के जो गुरु है जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, ये सब उदारवादी नेता के रूप में फेमस थे। वो कहते थे कि हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, शांतिपूर्वक प्रयास, ये एक तरीके से महत्व दिया करते थे। और बाद में हमारे गांधी जी भी इसी रणनीति को अपनाएंगे। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के गुरु है। उन्होंने बोला कि जब वो भारत आए तो भारत आने के बाद महात्मा गांधी को सलाह दिया कि वो क्या करे, पूरे भारत का भ्रमण करे, है ना, भारत के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करे। तो महात्मा गांधी ने 1 साल तक भारत का भ्रमण किया। उसके बाद महात्मा गांधी की भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण उपस्थिति हुई वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई 1916 में, है ना। तो BHU का जब उद्घाटन समारोह हो रहा था तो वहाँ पे महात्मा गांधी को आमंत्रित किया गया था। वो इसलिए आमंत्रित नहीं किए गए थे कि वो भारत के एक नेता के रूप में उभर रहे हैं, बल्कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो काम किया था उस वजह से इनको बुलाया गया था।
तो यहाँ पे जितने भी सज्जन लोग बोलने आए, उन्होंने ज़्यादातर जो लोग थे वो सूट बूट में थे, है ना, विदेशी वस्तु मतलब जो विदेशी कपड़े हैं उसको धारण कर रखा था। और यहाँ पे ज़्यादातर जो अमीर लोग हैं, है ना, उनको आमंत्रित किया गया था, उनको इनवाइट किया गया था। हजारों की संख्या में जो हमारे गरीब किसान थे, मजदूर थे, उनमें से किसी को इनवाइट नहीं किया गया। तो महात्मा गांधी को जब बोलने की बारी आई, महात्मा गांधी ने जब बोला तो उन्होंने बोला कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन, जो मतलब इसकी स्थापना है वो निश्चित रूप से शानदार है, लेकिन यहाँ पे जो धनी लोग हैं, है ना, सजे सबरे जो भद्रजन लोग हैं, उनकी उपस्थिति और लाखों गरीबों और भारतीय जो लोग हैं, है ना, उनकी अनुपस्थिति है, इस कारण उन्होंने चिंता व्यक्त किया। महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि हम अपने आप को इन अलंकरणों से मुक्त ना कर दें और अपने पूरे जीवन को अपने देश के लिए समर्पित ना कर दें। उन्होंने बोला कि हम आज़ाद तभी हो सकते हैं जब वो किसानों को उनकी उपज का पूरा हिस्सा उनको दिला दे, मजदूरों को उनकी मजदूरी का पूरा हिस्सा उनको दिला दे। मतलब कि किसानों को, मजदूरों को बहुत महत्व देते थे। उनका मानना यह था कि ना हम वकीलों के माध्यम से, ना डॉक्टर के माध्यम से, ना जमींदार के माध्यम से, इनके माध्यम से हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। आज़ादी मिलेगी तो किसानों के माध्यम से, मजदूरों के माध्यम से। तो इस तरीके से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उनकी पहली उपस्थिति हुई थी। अब देखो, इन्होंने जो बात किसानों को महत्व देने की बात कही, तो ऐसा ये घटना घटता है 1916 में ही क्या होता है कि बिहार के चंपारण से कुछ किसान महात्मा गांधी के पास आते हैं और वो कहते हैं कि भाई जो वहाँ पे अंग्रेजी लोग हैं उनसे क्या करवा रहे हैं, जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे हैं। तो अगले साल क्या होता है, 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह चलाया, जो कि भारत में चलाया जाने वाला पहला सत्याग्रह है ना। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के खिलाफ चलाया गया था। उसके बाद 1918 में महात्मा गांधी अपने जो उनका जो गृह राज्य है गुजरात, वहाँ पे 2 अभियानों में जुड़े रहे। पहले तो भाई अहमदाबाद की हम बात करें तो अहमदाबाद में क्या था कि जो कपड़ा मिल में काम करने वाले जो श्रमिक थे उनके लिए बेहतर स्थिति की मांग की थी, ये अहमदाबाद सत्याग्रह है। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह की बात करें तो किसानों का फसल चौपट हो गया था, तो खेड़ा के जो किसान थे या फिर जो भी किसान थे भारत के, उनके लिए लगान माफ़ करने की मांग की थी अंग्रेजों से। तो इस तरीके से छोटे अभियान कह सकते हैं इनको। बाद में क्या होगा कि अब एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा जो कि असहयोग आंदोलन होगा। अभी हम आगे असहयोग आंदोलन के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, जो कि पूरे मतलब भारत में चलाया गया था, उसको हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब असहयोग आंदोलन है क्या? तो असहयोग का मतलब क्या होता है? किसी के साथ सहयोग ना करना, है ना, किसी के काम में योगदान ना करना ही असहयोग कहलाएगा। तो यह आंदोलन 1920 में चलाया गया था और इसके माध्यम से महात्मा गांधी ने लोगों से अपील की थी कि हमें अंग्रेजों के किसी भी काम काज में सहयोग नहीं देना, क्योंकि ब्रिटिश राज भारत में तभी चल पा रहा है जब तक कि हम उनके काम में सहयोग कर रहे हैं। अगर किसान खेती करना बंद कर दे, मजदूर मजदूरी करना बंद कर दे, वकील वकालत करना बंद कर दे, जो शिक्षक है वो पढ़ाना बंद कर दे, तो क्या अंग्रेज भारत में रह पाएंगे? अंग्रेजों का कोई कामकाज हो ही नहीं पाएगा यहाँ पे, तो अपने आप भारत छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। और महात्मा गांधी ने यह भी कह दिया था कि 2 वर्ष तक अगर ये असहयोग आंदोलन चलता है तो भारत आज़ाद हो जाएगा। तो इस आंदोलन को चलाने के पीछे पहला कारण था रॉलेट एक्ट। ये 1918 के आसपास लागू किया गया, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद लागू किया गया था। और इस एक्ट के अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत ऐसा था कि किसी व्यक्ति के ऊपर मतलब बिना कोई जांच पड़ताल किए उसको कारावास में डाल दिया जाता था और प्रेस पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, तो ये रॉलेट एक्ट हो गया। इसके अलावा दूसरा कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पंजाब के बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, जो अंग्रेज है उनका सपोर्ट किया था, अंग्रेजों का साथ दिया। लेकिन और युद्ध के बाद वो कोशिश कर रहे थे, वो मतलब एक तरीके से मांग कर रहे थे कि भाई जो अंग्रेजी लोग हैं उनको इनाम देंगे, है ना, लेकिन इनाम के बदले उनको क्या मिला? रॉलेट एक्ट मिला। रॉलेट एक्ट लागू करके बहुत सारे लोगों को जेल में डाला जाने लग गया। तीसरा कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपको पता है कि भाई जलियांवाला बाग में क्या, वहाँ पे बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन जनरल डायर वहाँ पे पहुँचता है। जनरल डायर को किसी ने ये सूचना दी थी कि वहाँ पे लोग विद्रोह करने के लिए या कोई आंदोलन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, और वो वहाँ पे जाता है और अंधाधुंध फायरिंग करवा देता है, जिसमें 400 से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो अपना जान बचाने के लिए कुएं में कूद जाती है, पुरुष कुएं में कूद जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसके बारे में 10वीं क्लास में ही पढ़ा है। तो
तो जलियांवाला बाग हत्याकांड एक मेन रीजन था असहयोग आंदोलन को चलाने का। एक और कारण बता सकते हैं, गांधी जी की गिरफ्तारी। गांधी जी पंजाब जा रहे थे, पंजाब जाते समय उनको बिना मतलब के क्या किया गया, पकड़ के जेल में डाल दिया, क्योंकि रॉलेट एक्ट लागू था। तो जाहिर सी बात है, और अंग्रेजों को थोड़ा मतलब शक था कि भाई हाँ ये कुछ तहलका मचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस कारण बस उनको जेल में डाल दिया गया। तो ये 4 कारण थे असहयोग आंदोलन को चलाए जाने का। यहाँ पे हमारे को खिलाफत आंदोलन के बारे में भी समझना होगा, क्योंकि आगे असहयोग आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के साथ मिलाया जाएगा। तो आप मतलब आप बॉक्स में वैसे खिलाफत आंदोलन के बारे में आपके बुक में बता रखा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं भाई खिलाफत आंदोलन मुसलमानों का एक आंदोलन था। इस आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा की गई थी, और इसका मेन पर्पस था जो तुर्की के जो खलीफा थे उनके पद को दोबारा से स्थापित करना। ठीक है, क्योंकि खलीफा को भाई माना जाता है, पूरी इस्लामी दुनिया में खलीफा को मानते हैं, लेकिन खलीफा के पद को वहाँ पे क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था इस समय में। तो इसीलिए खलीफा के पद को दोबारा से स्थापित करने के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया था। और महात्मा गांधी ने क्या किया, खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ मिला दिया। इसके पीछे का मेन कारण क्या था, तो वो चाहते थे कि भारत में हिंदू और मुस्लिम एक हो जाए, हिंदू मुस्लिम एक होकर भारत से अंग्रेजों को मार भगाए। इस कारणवश खिलाफत के साथ असहयोग को मिला दिया गया। अब देखिए इस आंदोलन के कार्यक्रम क्या रहे। कार्यक्रम में मतलब कि भाई इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए क्या कुछ महात्मा गांधी ने लोगों से आग्रह किया और लोगों ने क्या कुछ किया। तो इस आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम में हम बताएंगे कि भाई जो मतलब विद्यार्थी थे उन्होंने स्कूल और कॉलेज जाना बंद कर दिया, कॉलेजों का बहिष्कार किया, है ना। वकीलों ने वकालत करना बंद कर दिया, जो किसान थे उन्होंने खेती करना बंद कर दिया, मजदूर हड़ताल पे चले गए। एक डाटा के अनुसार 1921 की बात करें तो 396 हड़तालें हुई थी, 6 लाख श्रमिक इसमें शामिल हुए, लगा लीजिए आप। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पैमाने पे ये अंग्रेजों का विरोध होने लग गया था। इसके अलावा बहुत सारे जो कुमाऊं के किसान थे उन्होंने जो औपनिवेशिक अधिकारी है उनके सामान को ढोने से मना कर दिया। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, मतलब होली जलाना मतलब कि चौराहे पे एक साथ विदेशी वस्तुओं को इकट्ठा किया गया, उसमें आग लगा दिया गया। ठीक है, तो ये सब कार्यक्रम में आप लिख सकते हैं जिसके माध्यम से विद्रोह को सफल बनाने की कोशिश की गई। अब महात्मा गांधी ने बोला था कि भाई 2 वर्ष तक ये आंदोलन चलेगा तो भारत हो जाएगा आजाद। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि चौरी चौरा एक जगह है ना, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में है आई थिंक। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक पुलिस स्टेशन में कुछ किसान आग लगा देते हैं और ये अग्निकांड होता है चौरी चौरा में। और इस अग्निकांड में कुल मिला के लगभग 22 पुलिस वाले जो है वो मारे जाते हैं। तो महात्मा गांधी ने बोला था कि भाई आंदोलन में हिंसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हिंसा हुआ और इसी कारणवश महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो उसके बाद का जो टॉपिक है जो है जन नेता वाला टॉपिक, उसकी हम बात करने वाले हैं। यहाँ से हम बात करेंगे कि 1922 आते आते तक महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रवाद को कैसे बदल दिया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद का मतलब है कि भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जा रहा था उसके स्वरूप को कैसे बदल दिया। ठीक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, ध्यान से आप समझे। देखिए 1922 से पहले अगर हम बात करें तो भारत में बहुत सारे आंदोलन चलाए जा रहे थे, लेकिन ये आंदोलन ज़्यादातर बुद्धिजीवियों द्वारा, किसी मतलब जो अमीर लोग हैं उनके द्वारा चलाया जाता था, है ना, व्यावसायिकों द्वारा चलाया जाता था। इसमें किसान, मजदूर, कारीगर इनकी कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन अब हजारों की संख्या में जो किसान है, जो श्रमिक है, जो कारीगर है, वो इस आंदोलन में शामिल होते जा रहे थे और वो सब महात्मा गांधी के प्रति आदर व्यक्त करते थे, उनको महात्मा कह के पुकारा करते थे। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी बिल्कुल आम लोगों की तरह ही रहते थे, उन्हीं की तरह वस्त्र पहनते थे, है ना, उनकी वेशभूषा बिल्कुल ऐसी थी, आम लोगों की भाषा बोलते थे वो। तो इसलिए विशेष प्रकार की सहानुभूति लोग महात्मा गांधी के प्रति रखते थे। अब हम दूसरे जैसे नेताओं की बात करें तो दूसरे नेता ज़्यादातर पश्चिमी शैली के सूट बूट में आते थे, है ना, भारतीय कपड़े को उतना महत्व नहीं देते थे। लेकिन महात्मा गांधी साधारण धोती में ही लोगों के सामने जाया करते थे, जैसे कि लोग बिल्कुल अपने जैसा ही उनको मानते थे। और इसके अलावा प्रत्येक दिन वो कुछ ना कुछ समय चरखा चलाने में बिताते थे। ठीक है, तो चरखा चलाने को उन्होंने महत्व दिया और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं को भी ऐसा करने के लिए उन्होंने कहा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको आपके बुक में भी एक एग्जाम्पल दे रखा है कि महात्मा गांधी, तो इतिहासकार शाहिद आमीन ने क्या किया है, यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में कुछ जो जानकारियाँ थी उसको जुटाने की कोशिश की है। और वो बताते हैं कि जब वो
पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों से गुजर रहे थे तो महात्मा गांधी ने उनका मतलब महात्मा गांधी का बहुत ही प्यार से स्वागत किया लोगों ने, है ना। भीड़ जो है उनका बड़े प्यार से अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया। एक एग्जाम्पल दे रखा है कि भाई भटनी में महात्मा गांधी ने क्या किया, स्थानीय जनता को संबोधित किया। भटनी एक जगह का नाम है, ठीक है। वो संबोधित करने के बाद वो ट्रेन से गोरखपुर के लिए रवाना हो गए, ठीक है। अब गोरखपुर से रवाना हुए तो बहुत सारे रेलवे स्टेशन आए, जैसे कि नुनखार जगह का नाम दे रखा है, देवरिया, गौरी बाजार, चौरी चौरा, है ना, कुसुमही, ठीक है। तो यहाँ पे इन सभी रेलवे स्टेशन में कम से कम 15 से 20 हजार जो लोग थे वो इकट्ठे हुए। जो कुसुमही रेलवे स्टेशन था वो जंगलों के बीच में स्थित था, लेकिन वहाँ भी लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग, 10,000 के आसपास लोग उनको देखने के लिए आए थे। और कुछ लोग प्रेम में अभिभूत होकर रो रहे थे, है ना, रोते हुए भी देखे जा सकते थे। देवरिया में लोग गांधी जी को भेनी यानी कि दान देना चाहते थे, किंतु इससे उन्होंने गोरखपुर में देने को कहा। लेकिन चौरी चौरा में एक मारवाड़ी सज्जन ने किसी तरह उन्हें कुछ दे दिया। इसके बाद यह क्रम रुका ही नहीं, एक चादर फैला दी गई जिस पर रुपयों और सिक्कों की बारिश हो गई। यह दृश्य था गोरखपुर स्टेशन के बाहर। महात्मा गांधी वहां पे एक ऊंचे से गाड़ी पे चढ़ जाते हैं और लोग कुछ मिनट के लिए महात्मा गांधी जी का दर्शन भी कर पाते हैं इस वजह से। तो इसे आप समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी इस टाइम तक काफ़ी ज़्यादा फेमस लीडर बन चुके थे, काफ़ी ज़्यादा फेमस नेता बन चुके थे। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में कौन सी अफवाहें फैलाई गई थी, उनकी चमत्कारी शक्तियों के बारे में कौन सी अफवाहें फैलाई गई थी। देखिए, आपको पता है कि महात्मा गांधी कोई साधु संत तो थे नहीं, एक इंसान थे, लेकिन उनके बारे में बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई। जैसे कि कुछ स्थानों पर ऐसा कहा जाता था कि भाई उन्हें राजा द्वारा किसानों के दुख और तकलीफ को दूर करने के लिए भेजा गया है ना। उनके पास इतना पावर है कि वो सभी स्थानीय अधिकारियों के जो निर्देश है उनको मानने से मना कर सकते हैं। कुछ स्थानों पे अगर कोई व्यक्ति महात्मा गांधी का विरोध करता था तो ऐसी अफवाह थी कि भाई उसका जो घर है वो रहस्यमय तरीके से ढह जाता था, है ना, उसका फसल चौपट हो जाता था। लोग महात्मा गांधी को गांधी बाबा, महात्मा, है ना, अनेक नामों से उनको पुकारा करते थे। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश के ही कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो यहाँ पे सिकंदर साहू जो कि बस्ती गाँव का रहने वाला था, 15 फरवरी को कहा कि वह महात्मा गांधी के चमत्कारी शक्तियों में या महात्मा गांधी में मतलब तभी विश्वास करेगा जब उसका जो गुड़ से भरा हुआ जो कढ़ा है ना, वो कारखाने में जो मतलब गुड़ बनता है गन्ने से, तो गन्ने के रस से भरा हुआ जो कढ़ा है एक तरीके से वो 2 भागों में टूट जाएगा, तो वो महात्मा गांधी के चमत्कारी शक्ति में विश्वास करेगा या महात्मा गांधी में विश्वास करेगा, ऐसा वो कहता है। और ऐसा ही होता है, उसका जो कढ़ा होता है ना वो 2 भागों में टूट जाता है, ऐसी अफवाह थी। दूसरा एग्जाम्पल आजमगढ़ की। आजमगढ़ के एक किसान ने बोला कि भाई मैं महात्मा गांधी में तभी विश्वास करूंगा उनकी चमत्कारी शक्तियों में जब मेरा जो गेहूं का जो फसल है वो तिल में बदल जाएगा। और अगले दिन ऐसा ही होता है, उसका जो गेहूं का फसल है वो तिल में बदल जाता है। तो एक अफवाह ऐसी थी। गोरखपुर में एक सज्जन ने चरखा चलाए जाने की आवश्यकता पर सवाल उठा दिया, कह दिया कि भाई चरखा वरखा नहीं चलाना हमारे को। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उसके घर में आग लग गया। देख लो, अप्रैल 1921 में, अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। अप्रैल 1921 में उत्तर प्रदेश के एक गांव में कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। किसी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। जुआ खेल रहे समूह में से एक ने रुकने से मना कर दिया। एक ने बोल दिया कि भाई मैं नहीं रुकूंगा, मैं तो खेलूंगा भाई जुआ। और उसने महात्मा गांधी को अब शब्द भी कह दिए, कुछ बुरा भला कह दिया। अगले दिन उसकी बकरी को उसके 4 कुत्तों ने काट लिया। अगला एग्जाम्पल, गोरखपुर के एक गांव में किसानों ने शराब पीना छोड़ने का निश्चय कर लिया कि भाई अब हम शराब नहीं पिएंगे। एक व्यक्ति अपने निश्चय पर कायम नहीं रहा। जब वो शराब की दुकान की तलाश में जा रहा था तो उसके रास्ते में रोड़े की बारिश होने लग गई, उसके सर पे रोड़े बरसने लग गए। ठीक है, जैसे ही उसने गांधी जी का नाम लिया, रोड़े की जो बारिश थी वो अपने आप बंद हो गई। तो ये इस तरीके से चमत्कारी शक्तियों की बहुत सारी अफवाहें जो थी वो महात्मा गांधी के बारे में फैलाई गई थी। दोस्तों, इसके अलावा हम अगर बात करें 1917 से 22 के मध्य भारत का एक बहुत ही प्रभावशाली जो वर्ग था वो सब महात्मा गांधी के साथ जुड़ गए। इसमें हम महादेवी देसाई की बात कर सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर सकते हैं, जेबी कृपलानी की हम बात कर सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस की हम बात कर सकते हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, है ना, सी राजगोपालाचारी, ये सभी महात्मा गांधी के साथ जुड़ गए।
और गांधी जी के एक घनिष्ठ सहयोगी थे ये सभी, है ना। और विशेष रूप से ये सब अलग अलग क्षेत्र के साथ ही अलग अलग धार्मिक परंपराओं से आए थे। इसके बाद महात्मा गांधी ने अनगिनत भारतीयों को कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहा तथा इसके लिए काम करने के लिए उन्होंने क्या किया, सबको प्रेरित किया। देखिए फरवरी 1924 में मतलब महात्मा गांधी जो है वो जेल से रिहा हो जाते हैं, क्योंकि 1922 में क्या होता है, चौरी चौरा हत्याकांड होता है, तो उसके बाद उनको कारावास दे दिया। 6 साल का वैसे कारावास दिया जाता है, लेकिन 2 साल में वो छोड़ के आ जाते हैं। तो उसके बाद वो अपने जीवन का ज़्यादातर समय जो है वो कपड़े बुनने में, है ना, खादी कपड़े को बुनने में और चरखा चलाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं लोगों को, खादी कपड़े वगैरह बुनने पे जोर देते हैं। छुआछूत को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, मतलब जो समाज में जो बुराइयां थी उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। बाल विवाह को रोकने की मांग करते हैं। हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो एकता है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई भारत तब तक आज़ाद नहीं हो सकता जब तो समाज में बदलाव नहीं आएगा। समाज में लोग आपस में लड़ते रहेंगे तब तक भारत आज़ाद नहीं हो सकता, जब तक कि लोग आपस में लड़ते रहेंगे। तो इसलिए वो जातिगत भेदभाव को ख़त्म करने की कोशिश की, है ना, धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की। आंदोलन की बात की थी जो 1922 में ख़त्म हो गया था, चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ, उसके बाद महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था और उनको जेल भी हो गई थी। लगभग 1924 में वो जेल से बाहर आ पाए। तो जब 1924 में महात्मा गांधी जेल से बाहर आते हैं तो अपने आप को समाज सुधारक के रूप में पेश करते हैं, मतलब समाज में जो कमियां थी उसको दूर करने की कोशिश करते हैं और राजनीति से दूरी बना के रखा। लेकिन 1928 में उन्होंने फिर से राजनीति में प्रवेश किया, क्योंकि इस समय भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था। अब साइमन कमीशन या साइमन आयोग है क्या? ये 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था जो कि उपनिवेश की जो स्थिति थी भारत में उसकी जांच पड़ताल करने के लिए आया था। मतलब कि भारत में किस तरीके से भारतीयों को शासन व्यवस्था में हिस्सेदारी दी जाएगी, शासन व्यवस्था का किस तरीके से बंटवारा होगा, है ना, ये सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करने के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था। लेकिन इसके जितने भी सदस्य थे सब अंग्रेज थे, ब्रिटेन के लोग थे, इसलिए इसका पूर्ण जोर विरोध हुआ और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगा। इसी विरोध के दौरान जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, लाला लाजपत राय, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो गांधी जी साइमन कमीशन के खिलाफ जो आंदोलन चलाया जा रहा था उसमें सीधे रूप से नहीं जुड़े थे, बल्कि इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया था। इसी वर्ष बारदौली में भी किसान सत्याग्रह एक चला था, ठीक है, बारदौली जो है आपको गुजरात में ही है, तो वहाँ भी किसान सत्याग्रह चलाया था। तो इसमें भी वो खुद शामिल नहीं हुए, बल्कि इसको भी अपना आशीर्वाद ही दिया। अब देखिए 1929 में क्या होता है, दिसंबर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है लाहौर में। अब लाहौर में जो अधिवेशन होता है वो 2 कारणों से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। पहला कारण तो ये कि भाई जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाता है, जो कि एक तरीके से युवा पीढ़ी के एक नेता के रूप में उभर के सामने आते हैं। और यही पे इसी अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्ण स्वराज, है ना, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की जाती है। और 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशभक्ति का जो गीत है उसको गाकर हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो सबसे पहले भारत में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया वो 26 जनवरी 1930 में ही मनाया गया था। और आपको पता होगा कि भारतीय संविधान को जो लागू किया गया 26 जनवरी को, इसके पीछे का मेन रीजन यही था कि हमने 1930 में 26 जनवरी को क्या मनाया, सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस मनाया था। अब हम आते हैं नमक सत्याग्रह पे। देखिए स्वतंत्रता दिवस मनाने के तुरंत बाद ही महात्मा गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने का फैसला किया, ठीक है। अब देखिए भैया ये नमक कानून था क्या? नमक कानून का मतलब क्या है? देखिए नमक कानून वह कानून था जिसके अंतर्गत नमक के उत्पादन और विक्रय पे राज्य को एकाधिकार दिया गया था, यानी कि ब्रिटिश सरकार को एकाधिकार मिला हुआ था नमक कानून के माध्यम से। यानी कि जितना भी नमक बनेगा ना वो ब्रिटिश सरकार ही बनाएगी और उसको मार्केट में बेचने का अधिकार भी किसको होगा? ब्रिटिश सरकार को ही होगा। अब नमक भाई हर घर की जरूरत है यार, बिना नमक के आप खुद सोचिए आपके घर में खाना नहीं बन सकता यार, है ना, स्वाद ही नहीं आएगा खाना में। चिकन बन गया मान लो मेरे घर में, उसमें नमक ही नहीं है, क्या स्वाद आएगा? पनीर की सब्जी बन गई, उसमें नमक ही नहीं है, क्या स्वाद आएगा? अब नमक में इतना ज़्यादा टैक्स था ना यार, इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया था ब्रिटिश सरकार ने कि गरीबों के लिए नमक खरीदना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसको काला कानून की संख्या भी दी गई। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि यार इस कानून को तो खत्म करना चाहिए, इस कानून को तोड़ना चाहिए, इसलिए नमक सत्याग्रह का आयोजन किया गया, जिसको हम दांडी यात्रा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, दांडी मार्च भी इसको हम बोलते हैं। तो इसकी शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 को हुआ था। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। वैसे इस यात्रा के बारे में महात्मा गांधी ने उस समय के जो वायसराय थे जिसका नाम था लॉर्ड इरविन, उसको बता दिया था, सूचना भिजवा दिया था, लेकिन उसने बिल्कुल भी इसको गंभीरतापूर्वक नहीं लिया।
महात्मा गांधी को हल्के में ले लिया। अब भाई शुरू हो गया, भाई नमक सत्याग्रह शुरू हो गया साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया। वहाँ से महात्मा गांधी ने अपने कुछ साथियों के साथ चलना शुरू किया था और कुल मिला के इसमें वैसे 3 हफ्ते का समय लगा। और जो वहाँ पे दांडी पहुंचे थे वो 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे। टोटल 390 किलोमीटर का ये यात्रा था। बहुत सारे गांव शहर से होके गुजरे वो, जहाँ से गए वहाँ से बहुत सारे लोग उनके साथ मिलते चले गए और लाखों की संख्या में लोग उनसे जुड़े। और दांडी पहुंचने के बाद मुट्ठी में नमक उठा के नमक कानून को उन्होंने तोड़ दिया। अब जैसे नमक कानून का उल्लंघन किया तो वैसे तो महात्मा गांधी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया, लेकिन इससे मोटिवेशन मिला लोगों को। और फिर दूसरे नेताओं ने क्या किया, अलग अलग जगह पे नमक यात्रा का आयोजन किया और नमक कानून का उल्लंघन करना शुरू कर दिया लोगों ने। तो देखिए इसके भी आप कार्यक्रम में कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं। जो नमक सत्याग्रह चलाया गया था, नमक सत्याग्रह के साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चल रहा था, ठीक है। तो नमक सत्याग्रह के कार्यक्रम में हम वही कार्यक्रम लिख सकते हैं भाई, जो वकील है उन्होंने वकालत करना बंद कर दिया, है ना। जो शिक्षक है उन्होंने अंग्रेजों द्वारा चलाए जा रहे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाना बंद कर दिया। जो विद्यार्थी थे उन्होंने अंग्रेजों द्वारा चलाए जा रहे स्कूल और कॉलेज में पढ़ना बंद कर दिया। किसानों ने कर देना बंद कर दिया। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, ठीक है। बहुत सारे जो जंगलों में रहने वाले लोग थे वो जंगली कानून, जो जंगल के जो वन में जो मतलब कानून बनाए गए थे कि जो पशु है इस इलाके में जाके नहीं चर सकते हैं या फिर जंगलों में जाके नहीं चर सकते हैं, अब लोगों ने इन कानूनों का भी उल्लंघन करना शुरू कर दिया। तो ये सारे पॉइंट्स आप कार्यक्रम में लिख सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं नमक सत्याग्रह का महत्व क्या रहा। महत्व यानी कि स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका रही इसकी, क्या महत्व रहा, या फिर महात्मा गांधी की प्रसिद्धि में भी विशेष भूमिका रही इसकी, है ना। तो इसमें 3 महत्व हम बताएंगे। सबसे पहला महत्व तो ये हो रहा कि महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह के कारण पूरी दुनिया में फेमस हो गए, दुनिया के नज़रों में आ गए। अब नज़रों में कैसे आ गए भैया, तो इस घटना का यूरोप और अमेरिका का जो प्रेस है यानी कि जो मीडिया है उसने व्यापक कवरेज दिया, ठीक है। दूसरा कि भाई इस आंदोलन में औरतों ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। जो समाजवादी कार्यकर्ता थी कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि अपने आंदोलन को पुरुषों तक सीमित न रखें, महिलाओं को भी इसमें शामिल करें। तो महिलाएं भी इसमें शामिल होने लगे। कमला देवी खुद मतलब जो है नमक कानून का उल्लंघन करते हुए, शराब कानून का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी थी। तीसरा महत्व ये रहा कि भाई नमक सत्याग्रह के कारण ही अंग्रेजों को पहली बार एहसास हुआ कि वो भारत में नहीं टिक पाएंगे, सत्ता में भारतीयों को भी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। तो ये 3 महत्व आप नमक सत्याग्रह का बता सकते हैं। अब देखिए नमक सत्याग्रह के बाद हम बात करते हैं इसका परिणाम क्या निकला, नमक सत्याग्रह का क्या परिणाम रहा। तो नमक सत्याग्रह के कारण परिणाम स्वरूप गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2 गोलमेज सम्मेलन की हम बात करेंगे। एक तो 1930 में आयोजन किया गया था और दूसरा 1931 में। तो 1930 में आपको पता है कि भाई महात्मा गांधी को तो गिरफ्तार कर लिया गया था, जेल में थे, तो महात्मा गांधी शामिल नहीं हुए। इसके साथ ही भारत का कोई भी नेता शामिल ही नहीं हुआ। और गोलमेज सम्मेलन आयोजन करने का मेन पर्पस ये था कि भारतीयों को सत्ता में हिस्सेदारी देना, ठीक है। वहां पे मतलब ये डिस्कस होने वाला था कि भाई किसको भारत की शासन व्यवस्था को चलाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो इसलिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। गोलमेज मतलब कि एक तरीके से गोल धारे में बैठ गए सारे नेता लोग, ठीक है, और वहां पे डिस्कस कर रहे हैं। इस तरीके से गोलमेज सम्मेलन आप समझ सकते हैं। लंदन में बुलाया गया था 1930 में पहला, जो कि असफल रहा। असफल क्यों रहा, क्योंकि इसमें भारत का कोई भी नेता गया ही नहीं, कोई शामिल ही नहीं हुआ। फिर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा। उसके समझने से पहले हम गांधी इरविन समझौते की बात कर लेते हैं, ठीक है। गांधी इरविन समझौता क्या है, तो इरविन आपको पता है, यहाँ पे हम वायसराय इरविन की हम बात कर रहे हैं। और गांधी के बीच में जो समझौता हुआ था, महात्मा गांधी के बीच में जो समझौता हुआ था, उसको हम गांधी इरविन समझौता बोलते हैं। इस समझौते में 3 शर्तें थी। सबसे पहली शर्त ये थी कि महात्मा गांधी को कहा गया कि उस सविनय अवज्ञा को क्या कर ले, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चला रहे थे उसको वापस लेना, पहली शर्त। दूसरी, जितने भी भारतीय कैदी है जिनको नमक यात्रा के दौरान बंद किया गया था उनको रिहा कर दिया जाए, दूसरी मांग ये थी। तीसरी शर्त ये थी कि भाई नमक के उत्पादन की अनुमति मिलनी चाहिए, मतलब कि भारतीय लोगों को समुद्र किनारे नमक उत्पादन की अनुमति मिलनी चाहिए। ये गांधी इरविन समझौते में 3 बातें थी। पहला कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेंगे महात्मा गांधी। दूसरा, भारत के जितने भी कैदी हमको रिहा कर दिया जाएगा। तीसरा, नमक के उत्पादन की अनुमति दी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका गांधी इरविन समझौता। अब हम आते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन पे। देखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित किया गया वो भी लंदन में ही आयोजित किया गया था। 1931 में इसका आयोजन हुआ। अब इसमें देखिए अलग अलग नेता लोग इसमें शामिल होंगे। पहले तो हम कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी की बोलने की बारी आई तो महात्मा गांधी ने बोला कि भाई भारत में जो सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी को मिलनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। तो
इस बात का 3 पार्टियों ने क्या किया, विरोध किया। सबसे पहले हम मुस्लिम लीग की बात करते हैं भैया। मुस्लिम लीग ने बोल दिया कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हितों की बात नहीं करते, इसलिए सत्ता में उसको हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए। फिर जो राजा थे, यानी कि जो रजवाड़े, आपको पता है कि भाई काफी ज्यादा 500 से भी ऊपर रजवाड़े, 565 के आसपास, वो तो आजाद मतलब विभाजन के बाद हमारे देश में 565 रजवाड़े थे। तो 565 के आसपास रजवाड़े हैं, वहां के राजा हैं। उन राजाओं ने बोला कि भाई हमारे क्षेत्र में तो कांग्रेस पार्टी का नियंत्रण ही नहीं है, वहां पे तो उनका कोई अधिकारी नहीं है ना। तीसरे है अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी ने बोला कि कांग्रेस पार्टी जो है वो नीच जाति के जो लोग हैं, निचली जाति के जो लोग हैं, उनका प्रतिनिधित्व करती ही नहीं। तो तीनों तरफ से क्या हुआ, महात्मा गांधी का, कांग्रेस पार्टी का विरोध किया गया और ये भी गोलमेज सम्मेलन पूरी तरीके से असफल रहा। तो भारत आ गए, महात्मा गांधी खाली हाथ लौट के आ गए और भारत आते ही उन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि कई बार रुक रहा था, फिर चल रहा था, रुक रहा था। आपकी बुक में सविनय अवज्ञा आंदोलन की जानकारी नहीं दे रखी है, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो नमक सत्याग्रह के साथ ही चल रहा था। ठीक है, देखिए भारत में नए वायसराय आ गए हैं जिनका नाम है लॉर्ड विलिंगडन। ठीक है, विलिंगडन बोल रहा हूँ। लॉर्ड विलिंगडन जो है महात्मा गांधी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। ठीक है, अपनी बहन को लिखी एक निजी खत में उन्होंने बोला कि अगर गांधी ना होता ना तो वाकई ये दुनिया बहुत खूबसूरत होता। वह जो भी करता है, मतलब जो भी कदम उठाता है, महात्मा गांधी के बारे में कह रहे हो। लॉर्ड विलिंगडन जो है वो महात्मा गांधी के बारे में कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जो भी करते हैं उसको ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम बता देते हैं, लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल होती है। आगे लिखते हैं, देखता हूं कि अमेरिका की जो प्रेस है वो गजब आदमी बता रही है, महात्मा गांधी को गजब आदमी बता रही है, लेकिन सच तो यह है कि हम निहायत अव्यवहारिक, रहस्यवादी और अंधविश्वासी जनता के पीछे रह रहे हैं जो गांधी जी को भगवान मान बैठी है। ऐसा इन्होंने लिखा, अपनी बहन को एक खत में लिखा। ठीक है, तो देखिए अब 1937 की हम बात करते हैं। 1937 में होता है प्रांतीय चुनाव। प्रांतीय चुनाव 11 प्रांत में होते हैं, लेकिन उसमें से 8 में कांग्रेस पार्टी जीत जाती है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती है और सभी प्रांतों में जो प्रधानमंत्री जो है एक तरीके से वो कौन बनते हैं, कांग्रेस पार्टी के बनते हैं और ये ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम कर रहे होते हैं। अब हम 2 साल बाद चलते हैं 1939 एक ऐसा समय काल जब दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ठीक है, वैसे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जो है हिटलर को बिल्कुल पसंद नहीं करते थी, उसके खिलाफ थी। तो उसके बाद मतलब महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने फैसला किया कि वो क्या करेंगे, अंग्रेजों का साथ देंगे, अंग्रेजों को सपोर्ट करेंगे इस विश्व युद्ध में। ठीक है, लेकिन एक शर्त रखी गई थी कि वो इस विश्व युद्ध के बाद भारत को आज़ादी दे देंगे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करें तो इस आंदोलन की जो शुरुआत है 1942 में की गई थी। ठीक है, इस आंदोलन का प्रमुख नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। अब इस भारत छोड़ो आंदोलन को चलाया क्यों गया, तो क्रिप्स मिशन की सफलता के बाद चलाया गया था। ये क्रिप्स मिशन है क्या, तो देखिए भारत में 1942 में क्रिप्स मिशन को भेजा गया था। इसमें मतलब ब्रिटेन के एक मंत्री थे जिनका नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स, इनकी अध्यक्षता में मिशन भारत आया था। और इसका मेन पर्पस ये था कि भाई भारत के संविधान को बनाना कैसे है, या फिर सत्ता में किस तरीके से हिस्सेदारी देनी है भारतीयों को। ठीक है, ये सारी चीज़ें तय करने के लिए कहीं ना कहीं आया था। और मतलब मेन पर्पस ये था कि गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी से समझौता किया जा सके। और इसको भेजने का एक और मेन पर्पस था कि भाई जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसमें भारत की सहमति या भारत का पक्ष चाहता था ब्रिटेन। ठीक है, तो ये भी एक रीजन था। अब देखिए यहाँ पे मतलब कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि अगर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसमें अगर भारत का समर्थन ब्रिटेन को चाहिए तो उसको क्या करना होगा, जो भारत की जो कार्यकारी परिषद है ना, उसमें किसी भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना होगा। मतलब कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को सदस्यता देनी होगी, उसकी नियुक्ति करनी होगी। इसी से क्या हुआ, क्रिप्स मिशन असफल हो गया। मतलब अंग्रेजों ने भारत की बात को नहीं मानी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के इस प्रस्ताव को नहीं माना और क्रिप्स मिशन असफल रहा। और उसके बाद ही ये भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था। तो देखिए जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है वैसे ही महात्मा गांधी को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। तो अब महात्मा गांधी के जेल में जाने के बावजूद भी आंदोलन रुकता नहीं है, बल्कि जो युवा लोग हैं, युवा कार्यकर्ता है, वो हड़ताल और तोड़फोड़ की कार्यवाही के जरिए इस आंदोलन को चलाते हैं। कांग्रेस में जो हम जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं, उन्होंने इस आंदोलन में एक सक्रिय भूमिका निभाया। पश्चिम में सतारा की अगर हम बात करें
और पूर्व में अगर हम मेदिनीपुर की बात करें, 2 जगह ऐसे थे जहाँ पे इस आंदोलन के दौरान स्वतंत्र सरकार की स्थापना भी कर ली गई थी। वैसे अंग्रेजों ने भाई इस आंदोलन को रोकने के लिए बहुत कोशिश किया, बहुत करारा रवैया अपनाया, है ना, लोगों को मारा, उन्होंने दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसको दबा नहीं पाए। और धीरे धीरे देखते देखते भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो एक जन आंदोलन बन गया। जन आंदोलन का मतलब क्या है? जिसमें हजारों की संख्या में आम लोग शामिल हो। तो हजारों की संख्या में इसमें आम नागरिक, महिलाएं, बच्चे सब शामिल हुए। विशेषकर जो विद्यार्थी थे, छात्र थे, उन्होंने इसमें बहुत रुचि दिखाया। विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा आकर्षित किया इस आंदोलन ने। उन्होंने कॉलेज छोड़कर, स्कूल छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। तो इस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन का विशेष प्रभाव रहा। बहुत मतलब 1 साल से ज़्यादा समय लगा इस आंदोलन को दबाने में। इसी समय हम देखते हैं कि भाई जो मुस्लिम लीग है अपना प्रभाव बढ़ा रही थी। पंजाब में, सिंध जैसे इलाके, वहाँ पे मुस्लिम लीग ने अपना प्रभाव बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद देखिए 1944 जून की अगर हम बात करें तो ये ऐसा समय था जब लग रहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाला है, मतलब खत्म होने के कगार पे आ गया था। वैसे आपको पता है कि 1945 में दूसरा विश्व युद्ध है, द्वितीय विश्व युद्ध, वो खत्म हुआ था। तो महात्मा गांधी ने क्या किया भाई, मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो भी मतभेद था उसको दूर करने की कोशिश कर रहे थे। 1945 में क्या होता है, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की स्थापना होती है, लेबर पार्टी की सरकार बनती है। और लेबर पार्टी जो है वो भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थी कि भाई भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए अब, ठीक है। अब देखिए आगे की घटना को हम अगर समझे, 1946 में हम चले तो 1946 में क्या होता है, भारत में प्रांतीय चुनाव फिर से होते हैं। एक तो 37 में हुआ था, अब 46 में होगा। अब 46 के प्रांतीय चुनाव में क्या होता है कि भाई कांग्रेस पार्टी को सफलता तो मिलती है, सामान्य श्रेणियों में कांग्रेस पार्टी को सफलता मिल जाती है, लेकिन मुसलमानों के लिए जो आरक्षित सीटें थी उस पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत प्राप्त हो जाता है। इससे क्या है कि भारत का विभाजन पुख्ता हो जाता है। अब मुस्लिम लीग भी अपना प्रभाव दिखाने लग जाती है, ठीक है। 1946 में क्या होता है, भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन होता है। अब कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करें तो ये भी एक तरीके से भारत में सत्ता के बंटवारे के लिए ही आया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन भी असफल रहता है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो भी सत्ता का बंटवारा है उसमें बहुत ज़्यादा मतभेद हो जाता है कैबिनेट मिशन के बारे में। वैसे 14वें चैप्टर में बता रखा है ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में, लेकिन 14वां चैप्टर आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई अगस्त में मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा कर देती है। यहाँ पे हम अगस्त 1946 की बात कर रहे हैं। 16 अगस्त 1946 के दिन क्या होता है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी कि सीधे कार्यवाही करेंगे अब पाकिस्तान नामक देश के लिए, ठीक है, जिसमें कलकत्ता में बहुत ज़्यादा खूनी संघर्ष होता है, मारकाट होता है। और इस हिंसा को देखते हुए कांग्रेस पार्टी क्या करती है, जो कि कभी भी विभाजन के लिए सपोर्ट नहीं कर रही थी, मतलब विभाजन के लिए सहमत नहीं थी, उसने भी विभाजन की सहमति दे दी। और आपको पता है कि 15 अगस्त को भारत को आज़ादी दी गई। 1947 15 अगस्त में भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन उसके साथ भारत का विभाजन भी हुआ। तो उस समय हमारे देश के जो गवर्नर जनरल थे 1947 में, वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। उन्होंने कोशिश किया कि भाई मुस्लिम लीग है जो है और कांग्रेस पार्टी है उनके बीच में सुलह कराया जाए, लेकिन सुलह कराने की सारी कोशिश नाकामयाब रही थी। इसलिए विभाजन, आज़ाद तो कर दिया गया देश को, साथ में भारत का विभाजन भी कर दिया गया। तो आज़ादी तो मिल गई, लेकिन देश के विभाजन के साथ। 5वां टॉपिक समझते हैं इस चैप्टर का, जो कि आखिरी बहादुराना दिन। देखिए आखिरी बहादुराना दिन जो ये टॉपिक है, इसमें समझाने की कोशिश की गई है कि जब हमारे देश का विभाजन हुआ, विभाजन के बाद महात्मा गांधी ने किस तरीके से हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो संघर्ष हो रहे थे उसको रोकने की कोशिश की और आखिरकार उनकी मृत्यु कैसे हुई, ठीक है। पूरी कहानी यहाँ पे बता रखी है। तो देखिए 15 अगस्त 1947 को राजधानी में उत्सव मनाया जा रहा था क्योंकि हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन महात्मा गांधी इस उत्सव में शामिल नहीं हुए। वे कलकत्ता में थे जहाँ लगातार मतलब दंगे हो रहे थे, है ना। वहाँ भी उन्होंने किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया था, कहीं झंडा नहीं फहराया। गांधी जी उस समय 24 घंटे के उपवास पर थे। उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था वो स्वतंत्रता मिली तो, लेकिन विभाजन के साथ। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के गर्दन पर सवार थे, एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। देखो उनका जो जीवनी लिखने वाले जो इतिहासकार है जिनका नाम है डीजी तेंदुलकर, उन्होंने लिखा है कि सितंबर और अक्टूबर 1947 की हम बात करें, 1947 में सितंबर और अक्टूबर का ऐसा महीना था जिसमें महात्मा गांधी अलग अलग जगह जा रहे थे, अस्पताल जा रहे थे, शरणार्थी शिविरों में जा रहे थे, ठीक है। जो पीड़ित लोग हैं उनको शांति देने के लिए, सांत्वना देने के लिए जा रहे थे। सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों से मतलब एक तरीके से गुहार लगा रहे थे
कि वो अतीत को भुलाकर, अतीत की जो भी पीड़ा है उसको भुलाकर एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना के साथ रहे। मतलब कुल मिला के महात्मा गांधी सभी हिंसाओं को रोकना चाहते थे। देखिए बहुत सारे जो विद्वान है वो महात्मा गांधी के जीवन, मतलब जो स्वतंत्रता के बाद का जो समय काल था ना, वो महात्मा गांधी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण मानते हैं, एक श्रेष्ठतम पल मानते हैं, है ना। क्योंकि मतलब महात्मा गांधी क्या कर रहे थे, अलग अलग जगह जा रहे थे, वहाँ पे हिंसाओं को रोकने की कोशिश कर रहे थे। पहले तो उन्होंने बंगाल में शांति स्थापित करने के लिए अभियान चलाए, उसके बाद वो दिल्ली आए, ठीक है। यहाँ से दिल्ली से वो पंजाब जाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली में इतनी ज़्यादा मतलब संघर्ष हो रहा था, आपत्ति हो रहा था उनके। वो क्या कर रहे थे कि सभाओं में कुरान की आयतें पढ़ रहे थे, है ना, कुरान को पढ़ रहे थे। तो इस कारण बहुत ज़्यादा मतलब उस समय आपत्ति जताई जा रही थी महात्मा गांधी को लेकर। महात्मा गांधी सिखों और हिंदुओं को अपील करते थे कि वो मुसलमानों को ना मारे, ठीक है। बहुत सारे लोग इस बात से भी नाखुश थे महात्मा गांधी से कि महात्मा गांधी पाकिस्तान क्यों नहीं जाते, पाकिस्तान जाके वहाँ से हिंदुओं को क्यों नहीं बचाते, मुसलमानों से क्यों नहीं अपील करते कि वो हिंदुओं को ना मारे। सिर्फ वो भारत में ही है, भारत में ही अलग अलग जगह जा रहे हैं और वहाँ से वो मतलब जितने भी हिंदू हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि वो मुसलमानों को ना मारे, उनको पाकिस्तान भी जाना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे तेंदुलकर क्या लिखते, तेंदुलकर कहते हैं कि महात्मा गांधी पाकिस्तान भी जाना चाहते थे, पाकिस्तान जाके भी यही अपील करना चाहते थे। लेकिन जब वो दिल्ली में ही लोगों को नहीं बचा पा रहे थे तो वो किस मुंह से पाकिस्तान जाते। तो देखिए 20 जनवरी 1948 में आ गए हम, 1948, 20 जनवरी 1948 को क्या होता है, महात्मा गांधी के ऊपर हमला होता है। लेकिन वो फिर भी रुकते नहीं है, फिर भी वो अपना काम करते रहते हैं। 26 जनवरी को उन्होंने जिक्र किया कि भाई हम किस तरीके से, पहले 26 जनवरी को हम किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे, सब मिलजुल के मनाते थे मतलब। और गांधी जी सोच रहे थे कि जिस स्वतंत्रता के लिए उन्होंने, जिस अखंड भारत के लिए उन्होंने जीवन भर युद्ध लड़ा, वो मिल तो गया लेकिन विभाजन के साथ, जो कि उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी इसकी। 30 जनवरी को आपको पता है कि 30 जनवरी को शाम की बात है, शाम को दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक ने क्या किया, उनको गोली मार दी और उनको मौत की नींद सुला दिया, ठीक है। और उसने कुछ समय बाद आत्मसमर्पण भी कर दिया। उसका नाम क्या था, नाथूराम गोडसे, एक ब्राह्मण था, ठीक है, और हिंदूवादी जो अखबार है उसका संपादक था। और ये अक्सर महात्मा गांधी को मुसलमानों की खुशामदी कहकर उनकी निंदा करता था, जो एक तरीके से मुसलमानों का पक्ष लेता है, ऐसा कहकर उनकी निंदा किया करता था। तो इस तरीके से महात्मा गांधी की मृत्यु हुई। महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद चारों तरफ शोक का एक तरीके से लहर दौर पड़ता है। भारत में उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जाती है। जॉर्ज ऑरवेल तथा एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे जो विख्यात गैर भारतीय थे, उन्होंने भी महात्मा गांधी की मतलब मृत्यु पर एक तरीके से शोक संदेश भेजा था। एक समय जब हम बात कर रहे थे टाइम नामक पत्रिका की, जिसने जो बिल्कुल भी महात्मा गांधी को पसंद नहीं करता था और महात्मा गांधी का मजाक बनाता था, एक तरीके से टाइम्स ने कहा कि जो ये बलिदान है उसकी तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से किया। अब्राहम लिंकन के बारे में आपको पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे और उनको भी किसी ने इसी तरीके से उनकी भी हत्या कर दी थी, ठीक है। तो अब्राहम लिंकन के साथ इनकी तुलना की। तो ये आपका टॉपिक था आखिरी बहादुराना दिन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की, जो कि है गांधी जी को समझना। इसमें हम बात करने वाले हैं कि महात्मा गांधी के बारे में हमारे पास जानकारी प्राप्त करने के कौन कौन से स्रोत हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे कि हम महात्मा गांधी के बारे में जान सकते हैं, है ना, उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी जी के बारे में जानकारी प्राप्त करने का पहला स्रोत है सार्वजनिक स्वर और निजी लेखन। देखिए सार्वजनिक स्वर में हम बात करते हैं ऐसे चीज़ों की जो कि सबके लिए होता है, जैसे कि भाषण है ना, किसी ने महात्मा गांधी के बारे में कोई भाषण दिया है तो सार्वजनिक स्वर हो गया। निजी लेखन में मान लो कि भाई कोई पत्र लिखा, निजी पत्र लिखा महात्मा गांधी के बारे में या महात्मा गांधी को लिखा, तो वो निजी लेखन हो गया। अब इसमें क्या है कि महात्मा गांधी के जो भी सहयोगी हो रहे होंगे या उनके जो भी प्रतिद्वंदी रहे होंगे, प्रतिद्वंदी यानी कि जो उनको पसंद ना करते हो, ठीक है, तो सहयोगी और प्रतिद्वंदियों द्वारा दिए गए भाषण और उनके द्वारा लिखे गए पत्र इसमें महत्वपूर्ण स्रोत है, जिससे कि हम महात्मा गांधी के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी निजी पत्र की बात करें तो निजी पत्र से हमें पता लगता है लिखने वाले का गुस्सा, है ना, पीड़ा, असंतोष, बेचैनी, ये सारी चीज़ें हमें निजी पत्र से पता चल जाता है। लेकिन भाषण में क्या करेगा, कोई व्यक्ति भाषण देगा तो उसमें ये सारी चीज़ें शायद व्यक्त करने की कोशिश ना करे, क्योंकि सार्वजनिक स्वर से हमें किसी के विचार सुनने का मौका मिलता है। वो अपने अच्छे विचारों को व्यक्त करने की कोशिश करेगा, है ना, अपनी पीड़ा, संतोष, बेचैनी ये नहीं दर्शाने की कोशिश करेगा। अब देखिए कई बार क्या होता है कि सार्वजनिक और निजी का ये जो अंतर है ना, वो खत्म हो जाता था। अब देखिए महात्मा गांधी क्या करते थे, हरिजन नामक अखबार में
अपने उन सभी पत्रों को प्रकाशित करवाते थे जो लोगों से उनको मिलता था। मतलब लोग उनको अगर कोई भी पत्र दे रहा है तो उसको हरिजन नामक अखबार में छपवा दिया करते थे। नेहरू ने क्या किया, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो भी पत्र महात्मा गांधी को लिखा था उसका एक संकलन तैयार किया और उसे ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स यानी कि पुराने पत्रों का पुलिंदा के नाम से क्या करवा दिया, प्रकाशित करवा दिया। तो ये सार्वजनिक स्वर और निजी लेखन वाली जो पॉइंट है उसमें हम बताएंगे सारी चीजें। अब हम आत्मकथा की बात करते हैं या फिर छवि गणना इसको हम बोलते हैं। आत्मकथा भी हमें फेमस व्यक्ति के बारे में जानकारी दे देती है। आपको पता है कि महात्मा गांधी भी काफ़ी फेमस थे, है ना। परंतु हमें यार आत्मकथा से जानकारी प्राप्त करने समय बहुत सारी चीज़ें हमें याद में रखना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आत्मकथा को हम किस तरीके से पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या कैसे करते हैं। देखिए अक्सर आत्मकथा जो है ना वो स्मृतियों पर आधारित होती है। मतलब कि जो हमें चीज़ें याद है या किसी व्यक्ति को याद है उससे हम जानकारी जुटाते हैं, फिर आत्मकथा हम लिखते हैं। तो इससे हमें ये भी पता करना चाहिए कि भाई लिखने वाले व्यक्ति को क्या याद रहा, है ना, वो कौन सी चीज़ें जो हमें नहीं दिखाना चाहता या कौन सी चीज़ें हमें दिखाना चाहता है ना, औरों के नज़र से वो चीज़ें कैसी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमें आत्मकथा से जानकारी प्राप्त करते समय ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद है पुलिस की नज़र से, जिसको हम सरकारी रिकॉर्ड बोल सकते हैं, सरकारी रिपोर्ट बोल सकते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे कि भाई औपनिवेशिक काल की हम अगर बात करें, ब्रिटिश काल की अगर हम बात करें, तो उस समय ब्रिटिश सरकार हमेशा उन चीज़ों पर नज़र रखती थी जिसको वो अपने खिलाफ समझती थी। महात्मा गांधी पर भी वो बहुत ज़्यादा नज़र रखती थी। महात्मा गांधी के हर एक कदम के बारे में वो रिपोर्ट तैयार करवाती थी, है ना, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तैयार किया जाता था। उससे भी हम महात्मा गांधी के बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। वैसे ये पुलिस के जो रिकॉर्ड है वो अभी हमारे पास मौजूद नहीं है, फिर भी अभिलेखागार जो है ना, वहाँ पे हम इन सब चीज़ों को थोड़ी बहुत जो भी हमारे पास जानकारी है वो हमें यहाँ मिल सकता है। अभिलेखागारों से हम जानकारी जुटा सकते हैं। इसके अलावा पुलिस के नज़र में एक और पॉइंट हम बता सकते हैं, गृह विभाग की रिपोर्ट। देखिए गृह विभाग भी क्या करवाती थी, हर 15 दिन में एक रिपोर्ट तैयार करवाया करती थी। और गृह विभाग की जो रिपोर्ट थी वो पुलिस के द्वारा जो भी उनको सूचनाएं दी जाती थी उसी के आधार पर तैयार की जाती थी। जैसे कि अब गृह विभाग जो है, उस समय का गृह विभाग, जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था ना, तो गृह विभाग बिल्कुल भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि महात्मा गांधी का जो ये नमक सत्याग्रह है उसमें इतना ज़्यादा जन समर्थन मिलेगा। लेकिन आपको पता है कि क्या हुआ था, कितने सारे लोग नमक सत्याग्रह में शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये आप सरकारी रिपोर्ट में आप बता सकते हैं। उसके बाद आखिरी पॉइंट है अखबार। देखिए अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में लिखे अखबार भी महात्मा गांधी के बारे में जानकारी प्रावधान करती है, क्योंकि महात्मा गांधी की हर एक गतिविधि पे नज़र रखते थे। लेकिन देखिए अखबार लिखने वाले के ना अपनी राजनीतिक सोच होती है। अखबार भी क्या है, अखबार में भी बहुत सारी कमियां होती है। जैसे कि अखबार लिखने वाले व्यक्ति का अपना राजनीतिक सोच है, अपना वैश्विक दृष्टिकोण है, और वही बंदा तय करता है कि भाई इसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो इसमें भी हमें बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ती है अखबार से जानकारी प्राप्त करते समय। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है जिससे कि हम महात्मा गांधी के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक बार अपने एनसीईआरटी बुक को जरूर रीड करें ताकि सारे टॉपिक आपको और आसानी से क्लियर हो जाए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको आसान से आसान भाषा में समझा सकूं। बुक में थोड़ा टफ होता है लेकिन आपको रीड करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बुक रीड करना ही पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।